अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया और एतमाद का वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म किसको पैगाम देना चाह रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और साथ ही पार्लियामेंट ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया और दो टोक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की जो होंगे वो एक ही दिन होंगे, यानी वन डे पोलिंग होगी और किसी भी सूरत में वो पंजाब या KP के इलेक्शंस नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान कशीदगी बरकरार है, लेकिन इस पूरे अमल में एक चीज़ जो बेहतर हुई वो है मुज़ाकरात। चीफ जस्टिस साहब ख़ुद आज फरमा रहे थे कि हम किसी को ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पे नहीं बिठा सकते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला राउंड था वो कम अज़ कम एक अच्छे नोट पे उसका आज अख्ताम हुआ, आगाज़ ज़रूर हो चुका है। अब देखते हैं कि ये एक नुकाती एजेंडा है, इलेक्शंस करवाने हैं, आइन और कानून के मुताबिक कराने हैं। कैसे ये डायलॉग आगे बढ़ेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है इस पूरे अमल में। ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क पाकिस्तान को और ये मौजूदा जो आइनी बहरान है उसमें से निकलने में मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन देखना यह है कि कितनी संजीदगी से दोनों तरफ से इसके ऊपर बातचीत होती है। वज़ीर-ए-आज़म आज कह रहे थे कि जी 100 बार भी अगर नाअहल होता हूँ तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये उनको इस चीज़ का क्यों शक है कि क्या वाकई में जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और वज़ीर-ए-आज़म को लगता है कि वो इस केस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह इनको भी घर जाना होगा, और इसके लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, सुप्रीमेसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, और PDM के तमाम जो दूसरी जमातें हैं वो भी इस चीज़ पे कायल हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब ज़रा हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं बाकी वो तो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत ही मसलों का हल है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कितना बढ़ेगा और कैसे मुल्क जो है वो इस आइनी बुरान से निकलेगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब हुसैन थेबो साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम। शुक्रिया सर, मेहरबानी। ऑडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं सीमा अनवर साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। सीमा अनवर साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में हमें सदीकुल फारूक साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। थेबो साहब किस तरह देखते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक अच्छी खबर भी है और कम अज़ कम हवा का एक झोंका है कि मुज़ाकरात के लिए डेलीगेशंस बैठे हैं, बातचीत हो रही है। अदरवाइज़ जो फ्लोर पे हो रहा है और जो फ्लोर से बाहर हो रहा है वो तो इंतहाई संगीन है। दोनों इदारे आमने सामने खड़े हैं, ज़िद पे खड़े हैं, शायद ये लफ्ज़ बिल्कुल इस मौके की मुनासबत से सही होगा। किस तरह देखते हैं कि मामला वाकई में ट्रैक पे आ जाएंगे? शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है। मेरा जो ख्याल है इससे रिज़ल्ट तो कोई नहीं आना, लेकिन जो खान साहब कहते थे कि मैं जी चोरों के साथ, मैं डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूँगा, तो खैर वो फाइनली जो है वो आज बैठ गए। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, ठीक, और कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जी ये इलेक्शन कब होने। अब आते हैं कि ये PDM क्या चाह रहा है और PTI क्या चाह रहा है। ठीक, अच्छा, PTI की तो विश एंड विल है ना कि एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शंस हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो PDM की हुकूमत आई उसने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया और उल्टा उनके गले पड़ गया। ठीक है। मुझे अमेरिका ने निकाला और ये खत साइफर जो है वो ये खत ले लें जी, और अमेरिका की प्रोपेगेंडा, फिर उन्होंने उस पर यू टर्न लिया। अच्छा, वैसे उन्होंने खुद भी कहा था कि बड़े लीडर की निशानी होती है कि वो यू टर्न ले, वो उस पर कायम है। बाकी किसी भी चीज़ पे कायम अगर नहीं है खान साहब, तो यू टर्न पे आज तक माशाल्लाह कायम है। यू टर्न पे तो हमारी PDM भी कायम है। PDM भी बहुत दावे किए थे, सारे यू टर्न मारे। बिल्कुल, PDM भी कायम है, खान साहब भी कायम है। फिर खान साहब ने कहा कि नहीं जी ये मुझे PDM ने निकाला। फिर फाइनली हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो खान साहब ने आखिरी अभी तक जो इतलात हैं वो उन्होंने बाजवा साहब को दे दिए। ठीक है कि जी बाजवा साहब ने ही सारा कुछ मेरे साथ किया। सही। अब जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना ये है कि जो PDM के लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो अभी स्पेशल अपॉइंटमेंट्स पे हैं इनके हट जाने के बाद इलेक्शन हो जाए।
ठीक। अदरवाइज तो ये चाह रहे थे, इनकी जो अंदर की खबर है वो ये है कि ये तो 2024 में इलेक्शन चाह रहे थे कि हम तब तक इकोनॉमी को ठीक कर लें, लेकिन उसका कोई भी अभी तक इंडिकेटर नहीं बता रहा कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपकी महंगाई कम हो जाए, आपका डॉलर। कोई शक नहीं, जितनी नज़ारा आपके भी ज़राए हैं, और अगर इनको ये जो इमीडिएट IMF से किस्त मिल भी जाती है तो इतनी इकॉनमी वर्स्ट हो चुकी है कि ये आप 2024 में इलेक्शन में जाएंगे अभी तो इनके पास कुछ नहीं होगा बताने के लिए। अच्छा, तो दो स्कूल ऑफ थॉट है ना PMLN में भी जी। एक ये कहता है कि ये हुकूमत चलती रहे, दूसरा ये कहता है कि डट के रहें कि वो हमें जो है ना वो वजीर आजम को हटा दें और फिर हम कोई तो स्लोगन शहादत वाला जो है ना उंगली कटवाएं, जामे शहादत पीना चाह रहे हैं, और फिर हम जाएं कुछ तो लेके जाएं अवाम में कि भाई देखें हमारी भी उंगली कट। चले कौन जाएगा, शहादत किसको मिलेगी, इस पे भी बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सीमा नोट साहब काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं, ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। सीमा नोट साहब, हुसैन थेबो साहब की गुफ्तगू आप सुन रही थी और सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शामिल करेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब कहते थे कि चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। हुसैन थेबो साहब ने ये पॉइंट उठाया कि फाइनली वो बैठ गए वसीतर मफाद में। कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डेडलाइन, उन्होंने रेडलाइन दी, तमाम चीज़ें की कि आप आए मुज़ाकरात के लिए एक निकाती एजेंडा बनाएं और उसके बाद कोई रास्ता निकल सकता है। आप लोग उस वक्त तो नहीं बैठे, तो चलो कम अज़ कम अभी डायलॉग हो गए। इससे लग यही रहा है, ख़ुद आपकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो भी यही सोच रही है कि शायद मुज़ाकरात से निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन कम अज़ कम जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जो तलखियाँ थी, उसमें शायद कमी आ जाए। सीमा साहब, सबसे पहले तो हमने ही इनको कहा था कि मुज़ाकरात पे आए, पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, और उस वक्त इन्होंने हमारी बात को सुनी अनसुनी कर दी। इन्होंने ट्रेन मार्च निकाले, ये सड़कों पर आए, इन्होंने हमें मजबूर किया जी एतमाद का वोट भी ले, वो भी सारा कुछ कर लिया। तो ये पहली बात तो इसको डिनाई इन्होंने खुद किया। अच्छा, उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि आपके सामने ये खुद बता रहे हैं कि डिलीवर भी कुछ नहीं किया गया। अब इनके पास चूरन बेचने के लिए है क्या? मुझे बात ये बताएं, जब IMF भी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि जी वो इमरान खान हमसे वादे वईद करें, वो बीच में आए तो फिर हम आपको जो है वो आगे मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, तो मतलब इनके पास अब है क्या? बेसिकली तो इनकी 90 दिन के बाद आईनी तौर पर हुकूमत भी खत्म हो चुकी है जी। पंजाब में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, किसी की सिग्नेचर्स नहीं। आप बेयारो मददगार जो है वो आपने हुकूमत को छोड़ा हुआ है, ना आपने KPK को भी और पंजाब को भी। तो बात ये है कि एक आईनी चीज थी जिसको डिसीजन किया गया, आप लोगों ने कहा जी हम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है। एक तो आपने सारी दुनिया में अपना इमेज यूं भी खराब किया PDM ने कि हम आइन को ही नहीं मानते, हम अदालत के फैसलों को ही नहीं मानते। चलें जी, ये भी हो गया। अब बात यह है कि हम अगर बैठे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर हम बैठे तो इस बात के लिए नहीं बैठे कि हम उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। जी जी। आपका ख्याल है कि कोई बहुत पॉजिटिव बातें वहां से निकलेंगी? बिल्कुल छोड़ दें इस उम्मीद को। बात यह है कि अब भी बात होगी तो इलेक्शन की बात होगी, बात अब भी होगी तो आइन की बात होगी। ये नहीं होगा कि हम आपके मुकदमात को भी फ्री कर दें, आपको मजीद NRO दे दें, आपको जो है वो हम आपके मुकदमात फ्री करके आपको मजीद खाने के लिए टाइम दे दें। इनका मकसद ही इस वक्त ये है कि इलेक्शन को डिले किया जाए ताकि मजीद अमेंडमेंट ये अपने कवानीन में करके। लेकिन सीमा नोट साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन चले, अभी तो पंजाब और KP के इलेक्शन से एक साइड पर रख लेते हैं, जनरल इलेक्शंस ही की अगर हम बात कर लें तो आपको लगता है कि वो नवंबर तक हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में मुकर्ररा वक्त पे? देखिए, जनरल इलेक्शन अगर जनरल इलेक्शन की भी बात होती है, अगर हम इसको शामिल करते हैं तो ये जुलाई लास्ट है जी। इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जुलाई से पहले ही करना है इन्होंने, जो कुछ करना है। नहीं करना तो फिर हम सड़कों पर हैं। फिर हमारा तो काम, हम तो मतलब इस चीज को हम तो आदी हो गए हैं शायद। ठीक, हमें तो अब ये सड़क पे आना कोई मामूली बात लगती है। हम तो अब विद फैमिलीज जो है वो ईद पर भी आपके सामने जमान पार्क में है, उससे पहले भी आजादी मार्च में हमारी 2 ईदें, हमारी पहले बकरा ईद भी वहाँ डी चौक में गुजर चुकी है। तो हम तो फिर वही पब्लिक को साथ में, हमारे पास तो एक स्ट्रीट पावर है, हमारी तहरीक कामयाबी स्ट्रीट पावर पर है, जो कि इनके पास अनलकली बिल्कुल जीरो है ये उस चीज के ऊपर। तो जब पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह ताला फिर सड़कों पर लाके इनको बताएंगे कि आप कितने पानी में, फिर ये फेस करें उस चीज को। ठीक है, चले फेस करना चाहिए, फेस करेंगे भी। जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे।
एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया है और जो दावे किए जा रहे थे कि शायद इत्तेहादी नाला हैं, नाराज़ हैं, वो आपके साथ खड़े हैं आज तक की तारीख में, चूँकि इस चीज़ से साबित हुआ। दूसरा ये कि एतमाद का वोट लेने का मकसद क्या था? आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, समझते भी हैं, किसी ख़ास जगह कोई ख़ास पैगाम देना मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हर जगह ये, चाहे वो अदलिया के अंदर से ये रिमार्क दिया गया हो, चाहे बाहर से, चाहे हमारे ये पीटीआई के जो बहन भाई हैं जी जी इनकी तरफ से अफवाहें फैलाई गई हों, सबको ये जवाब देना मकसूद था और जवाब दे दिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सीमा हमारी बहन है, बेटी है। ये कहते हैं कि हमने कहा था मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात तो जब हम अपोजिशन में थे तब से हम आपको पेशकशें कर रहे थे। कम अज कम सच तो बोलना चाहिए ना। फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने 10 अप्रैल को हल्फ उठाया जी, ये 22 को, फिर उन्होंने कहा आ जाए ग्रैंड डायलॉग पर, ठीक, आ जाए हम इक्तिसादी अपना चार्टर जो है वो करते हैं। तो बार बार पेशकशें की हैं हमने, लेकिन बहरहाल पीटीआई वालों का अपना तरीका है। रह गई ये बात, कहते हैं जी हम आइन को नहीं मानते। मुझे ये बताइए, जो आदमी फौज को ये कहे कि आप न्यूट्रल न रहे, मेरा साथ दें, मेरे खिलाफ अदम एतमाद नाकाम क्यों नहीं बनाई आपने, वो आइन को नहीं मानता या हम नहीं मानते? कम से कम ये बात करते हुए पीटीआई वालों को पर अपने लीडर की तरफ से देख लेना चाहिए ना कि वो क्या कहते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई सड़कों पे आना, वो आप 25 मई 92 को भी आए, वो आप 26 नवंबर को भी आके आपने देख लिया। तो अगर आपके पास स्ट्रीट पावर तो कोई नहीं है, जलसा कर लेते हैं आप, और उसमें भी रेंट ए क्राउड होता है, वहां लोगों को मौके पे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा कि आपके पास साहब ये वोट बड़ी नहीं। बड़ी बात कर रहे हैं। पीटीआई का क्राउड तो हमने नहीं सुना कभी कि वो पेड क्राउड होता था या कोई दिहाड़ीदार लोग आते हैं। वो तो बड़ी फैमिली, जैसे सीमा अनवर साहिबा बता रही हैं कि बड़ा अच्छा और मैं बिल्कुल मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। पहले तो कुछ घोस्ट पेंशनर्स पाकिस्तान में रखे गए हैं, उनमें बाजवा साहब के दौर में जी जी 1,80,000 घोस्ट पेंशनर्स का केस सामने आया था, फिर वो दब गया। तो वो घोस्ट पेंशनर्स भेजा करते थे। बाकी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इसको भी एक तरफ रखता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ वोटर नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप जिस तरह की बातें करते हैं जी, जिस तरह आपने 20,000 अरब रुपए का कर्जा जो है वो 25,000 अरब लोग सारी पार्टियों ने 72 साल में लिया, 70 साल में, आपने 3.25 साल में 20,000 अरब का कर्जा ले लिया। तो आपकी कर्ज उतारे ना। तो नहीं, मेरे साथ बड़ा रास्त बात ना करें। मैंने आपको बहन सीमा और अनवर बेटी साहब कहा है। आपकी तरफ आएंगे जरा। नो क्रॉस टॉक। जी 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 प्लीज। दूसरी बात ये है कि पूरे 43 अरब और मेरे ख्याल में 25 करोड़ डॉलर आपने गैर मुल्की कर्जा लिया। ठीक, फिर इसमें आपने जो कुछ सारे अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की तबाह बर्बाद कर दी, ठीक है, सब दोस्तों को नाराज कर दिया। आप लोगों में या आपके लीडर में अगर सलाहियत होती, 3.25 साल में कुछ करते। नवाज शरीफ ने 2.5 साल में मोटरवे जो है वो आधे बना दिए थे, 90 से 93 में। ठीक है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, बच्चों के वक्त भी कम है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, 75 साल एक तरफ, खान साहब के 2-2.5-3 साल एक तरफ, लेकिन 2-2.5 नहीं भाई, 3.25 साल, चले 4 साल, 3.25 साल आप कह रहे हैं। तो सर ये भी तो है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता थी जब आप इक़्तिदार संभालने जा रहे थे, तो उस वक्त आपको आइडिया था कि ख़जाने की सूरत-ए-हाल क्या है। तो आप ही के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि ये तो हम टैकल कर लेंगे, 3 महीने में हम आपको रोड मैप देंगे, लेकिन आज साल मुकम्मल हो चुका है, रोड मैप भी नहीं मिला हमें। मोहतरम, बात ये है कि बहुत से नए इश्यूज भी इसमें आए हैं। ठीक, चीन और अमेरिका की चपकलिश जो है, हमने पाकिस्तान के मफाद में जो डेमोक्रेसी के हवाले से अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने उसमें शमूलियत नहीं की। ठीक,
क्योंकि वो हमें सी पैक से मना करते हैं। ठीक। इसी तरह से अब एक नया जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप सामने आया है, हम उसमें हैं। तो ये उनकी चपकलिश जो है वो IMF जो है वो हमारी गर्दन दबा रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जी IMF के साथ, मैंने शायद आपको क्लिप भेजा है इमरान खान साहब का, नहीं तो मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर में, जी जी कि उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल शराइत जो है IMF की मानी है और महंगाई का तूफान आएगा। ये इमरान खान साहब का बयान है हुजूर। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से IMF के साथ मुआहदा करके आगे पीछे किया, एतमाद ही खत्म कर दिया। तो उस वक्त जब हमने ये इक़्तिदार संभाला है अदम एतमाद करके, उस वक्त तो मुल्क को एक तरफ डिफॉल्ट जो है वो सामने खड़ा था, दूसरी तरफ मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह पे तनहा कर दिया था इमरान खान ने। ठीक है। तो ये बहुत बड़े चैलेंज आपने मुल्क बचाई, रियासत बचाई, मुश्किल फैसले किए और अपनी सियासत कुर्बान की। ठीक है, मैं जरा सीमा अनवर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूं, दोबारा फारूक साहब आपकी तरफ भी आऊँगा और थेबो साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सीमा अनवर साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। एक तो सिद्दीकुल फारूक साहब ने बताया कि रिकॉर्ड कर्जे आपके दौर में लिए गए, दूसरा ये कि दोस्त ममालिक नाराज़ हुए, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल हुई, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ इनको भुगतना पड़ा। और ख़ास तौर पे जो IMF के साथ आपका रवैया रहा, वो शराइत जो है वो एक तो पहले ही सख्त थी और मज़ीद उन्होंने सख्त कर दी। अच्छा, ये इतना झूठ बोलते हैं वैसे ये सारे नून लीग वाले। ये कहते हैं जी सारा IMF का और महंगाई का हमारे सर पे डालते हैं। जब खान साहब का दौर खत्म हुआ तो IMF के मुआहदे तो तभी खत्म हो गए थे, बाद में तो जितने मुआहदे हुए वो इन्होंने खुद किए और हमने 1100 इनकी कर्ज उतारे, उसकी जिसके वजह से हमारे ऊपर कर्ज चढ़े। क्योंकि हम तो जब आए थे तो बुरा हाल था मैशत का, 6 पॉइंट मतलब हमारी दौर में आपका GDP रेट बढ़ा जो कि अब 0 पे बैठा हुआ है। आपने क्या किया है? आप मतलब 6 से जाके आप 0 पे जाके बैठ गए हैं। और इवन हमने ये सारा काम कोविड के दिनों में किया जबकि मैशत ऑल ओवर द वर्ल्ड तबाह हो चुकी थी, उसमें हमारा ये GDP रेट था। मुझे तो समझ नहीं आती कि बैठ के ऐसे मुंह पर झूठ बोल देते हैं। इनको खुद नहीं पता कि इनका क्या हाल हुआ है, इस वक्त इकोनॉमी का क्या पट्टा बैठा हुआ है, डॉलर कहाँ जा रहा है। आपका कोई मुल्क आपके साथ हाथ मिलाने के लिए आपका तैयार नहीं, कोई यहाँ पर ओवरसीज या इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। 4 लाख आपका जो ओवरसीज है वो मुल्क छोड़ के निकल चुका है इस वक्त। मुझे नहीं समझ आती इनको क्या इन चीजों का इनको नहीं पता। लेकिन और कोई आपके साथ कोई बंदा ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान उनके लिए एक खौफनाक बला बन चुका है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने माहौल ऐसा पैदा कर दिया। हमारे दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे थे। खान साहब ने मुल्कों के दौरे किए और उनको नौकरियां लेने भी आ रहे थे। अमेरिका जैसा मुल्क और IMF जैसा आपको ये कह रहा था लोगों को कि जी पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन है इस वक्त। अमेरिका उस वक्त ये बात कर रहा था कि ठीक है, लेकिन अब सीमा अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों। ज़रा इस वक्त जो माजी में होना था वो हो चुका है। आज भी अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे हैं, बात करें, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। थेबो साहब क्या समझते हैं, ये लड़ाई तो रहेगी कि किसने क्या किया। माजी में अगर हम जाएंगे तो एक तरफ खान के साहब के 3.5 साल हैं, दूसरी तरफ 30, 32, 35 साल हमारी जमहूरी हुकूमतों के और वर्सेस अमराना जो हमारी सदाती हुकूमतें रहीं, डिक्टेटरशिप रही। तो ये एक बड़ा कंपैरिजन है, एक अलग डिबेट है। आज आपको क्या लगता है कैसे हम ट्रैक की तरफ आ सकते हैं? और ये एक आइनी बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, तो कुछ हल आपको नज़र आ रहा है या इसी तरह कमेटियाँ और फिर कमेटियाँ ही बनती रहेंगी? देखिए सर, बात ये ना कि इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी पॉलिटिशियन के मंशूर में आवाम है। जब तक उनके मंशूर में आवाम के लिए सोचना होगा तो फिर कोई चीज़ बन सकती है ना। ठीक, अभी आपके सामने है सब कुछ, हम तो कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। हम तो खान साहब का एक ही मंशूर है कि बस मैं किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए मैं पावर में आ जाऊं। PDM इस जतन में लगी हुई है कि हम किसी तरीके से सरवाइव करें, अपनी साख बचाएं, पावर में रहें, अगले इलेक्शन में जीतें और फिर हम लोगों के ऊपर रूल करें। अच्छा, इसी देखें इन सारी बातों के दरमियान कितनी महंगाई हो रही है, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, ना तो खान साहब के दौर में हो रही थी ना तो आज हो रही है। हमारा एक्सपोर्ट देखें आप, दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ना तो खान साहब के दौर में बढ़ा, उस वक्त भी वही सिचुएशन थी, वो भी सारा दिन उनका एक ही काम होता था, वो कहते थे कि जी बस मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको लटकाऊंगा। मैं उसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है, मैंने इनको लटकाना है। और उसके बाद जो PDM आई है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि इस वक्त इंटरनेशनल जो सिनारियो है
वो बड़ा तेजी से बदल रहा है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है और हम बहुत पीछे रह रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 64% हमारा यूथ है। एग्जैक्टली ठीक है सर, हम अगर इन यूथ को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि हम इसको आईटी सेक्टर में ले आएं, हम इनके लिए अवेन्यूज़ क्रिएट करें। अभी तक तो यूथ थे साहब, हम पिंडी और इस्लामाबाद से निकलेंगे तो हम किसी के बारे में देखिए ना, अभी तक तो हमने यूथ को भी इसी काम पे लगाया हुआ है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर के दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे को गालियां देते रहे। उसके अलावा और कोई काम उनके पास नहीं है, ना तो हम उनको कोई प्रोडक्टिव काम रोजगार हम उनको दे नहीं पा रहे, और जो चीज़ें हैं उनके पास वहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी ही मिल रही है फिल वक्त, और सियासी शिद्दत पसंदी में भरपूर इजाफा है। वो एक सदीकुल फारूक साहब के दौर में जो एक मुकालमा होता था, डिबेट होती थी, आज उसकी भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, वक्त कम है, आखिरी कमेंट चाहूँगा आपका, और सीमा नेमट साहब की गुफ्तगू पे भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो क्विकली सर। IMF के साथ तो हमने कोई मुआहदा नहीं किया भाई जी। तो ये इन्होंने कहा कि इन्होंने मुआहदे किए हैं इन्हें पता नहीं है असल में IMF के साथ मुआहदा क्या चीज होती है। वो मुआहदा ये करके गए, हमने उससे पहले करके पूरा किया था। ठीक, हमारे दौर में जब ये आए हैं तो चीनी भी वाफर थी, गंदम भी वाफर थी, जो इन्होंने बैरून मुल्क जो है बरामद की, फिर इतनी बरामद की कि फिर दरामद करनी पड़ी, और उसमें और LNG और सब में 2000 अरब का जो है वो सामने आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें सदीकुल फारूक साहब कथा कलामी माफ, लेकिन जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आप इस्माइल साहब ने जारी की थी बजट पेश करने से एक दिन पहले, तो 4 सेक्टर्स में तो खुद उन्होंने कहा था कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टारगेट अचीव किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इंडिकेटर्स मस्बत भी तो थे। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, जी जी, पौने 4 साल में कुछ 1-2 जब हमारे इनके यहाँ पाकिस्तान में 100 रुपए से डॉलर इन्होंने 189 पे ले गए थे, उस वक्त लोगों ने बाहर से पैसा भी भेजा और कुछ हुआ, ठीक है, क्योंकि वो तो बड़ा सस्ता पड़ता था ना। जी जी, 100 रुपए डॉलर कहाँ और 189 कहाँ। ठीक है, अब हमारे दौर में यहाँ आके अब बैन अवी चपकलिश की वजह से और महंगा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई 52 रुपए 55 रुपए किलो चीनी हमारे दौर में थी, 35 रुपए किलो आटा हमारे दौर में था, डॉलर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सदीकुल फारूक साहब अब जो कुछ मस्बत इशारे मिल रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी आपको कुछ इस पे बात करनी चाहिए। देखिए ये जो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, जी जी, आपने कहा था जी वो ये कहते हैं और वो कहते हैं, बात असल में उन्हें पता है कि उन्होंने जो झूठे मुकदमे बनाए थे वो सारे टाइम फिश हुए हैं। ठीक, और जुडिशरी के अंदर जो सपोर्ट थी अब वो सपोर्ट भी नहीं रही। अब वो साथ बैठे हैं, अगर सब और बिलखुसूस PTI वाले जी जी अपना ज़हन मुस्बत कर लें जी, और मुल्क को इस वक्त जितने मसाइल दरपेश हैं उन पे डिस्कशन करें, 4 दिन लगे 10 दिन लगे, और उस पे सारे मिल के एक हल तलाश कर लें मुतफिका, और उस पे बाकायदा एक मुआहदा हो जाए और उस पे अमल दरामद हो, तो फिर तो जनाब बेहतरी आ सकती है। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी सीमा नेमट साहब, जो सदीकुल फारूक साहब बात कर रहे हैं, एक तो ये कि डायलॉग तो ज़ाहिर है नंबर 1 इनको अगर अवाम की अदालत में आना पड़ता है तो ये इतने क्यों खौफजदा हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको टका के जूतियां पड़नी है। इनको पब्लिक का कोई इनको सपोर्ट नहीं है, जो कुछ इन्होंने किया है वो पब्लिक के सामने है, इसीलिए ये इलेक्शन में नहीं मैदान में उतरना चाह रहे। नंबर 2, अगर ये इतने सच्चे हैं मुझे बताएं 1100 अरब के मुकदमात क्यों इन्होंने अपने मुफ्त करा लिए, क्यों नैब सिर्फ ने मुकदमात खत्म कराए हैं, वजह क्या थी? ये सिर्फ दोबारा भी इसीलिए यहाँ पर अभी स्टेबल बैठ के रहना चाहते हैं कि बच्चे खुचे जो गंद बला और इन्होंने किया हुआ है उसको भी खत्म करवाएं और बच्ची खुची रकम उठा के पाकिस्तान से बाहर ले जाएं और खुद भी भाग जाएं। ये सिर्फ इस मौके की तलाश में, दैट्स वाई ये थोड़ा सा टाइम मांगना चाह रहे हैं, वरना ये अदालत में आते, अवाम की अदालत में, तो मुझे बताएं अगर ये इतने ही सुरखरू हैं तो घबरा किस चीज के लिए रहे हैं? वो कह रहे नहीं घबरा रहे, हमारे मुद्दत पूरी होगी तो आएंगे इलेक्शन में। मुद्दत तो कब की पूरी हो चुकी, 90 दिन आपका कब का खत्म हो गया। आप तो अदालत की बात को डिनाई कर रहे हैं। आपको आपका असल में मकसद क्या है कि आप फौज को भी अपने साथ मिलाएं, आप अपने इदारों को साथ मिलाएं, आप अपनी अदालतों को साथ मिलाएं, उसके बाद आप अपने नैब को, चेयरमैन, फलाना टमकना, हर चीज को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल करके अपनी अवामी अदालत में ही जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही करिए सदीकुल फारूक साहब, आपका शुक्रिया, सीमा नेमट साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, किसी भी तरह मामलात अगर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, आलमी जंगें हुई और उसके बाद मामला टेबल पे ही हल हुए,
अल्लाह करे कि कोई बेहतरी आए और पाकिस्तान इस बहरान से निकल सके और सही मानों में पाकिस्तान जो है अपनी डायरेक्शन की तरफ जा सके। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और ख़ास तौर पे एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह इस वक्त रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो अस्करी क़यादत है, इदारे हैं, उनको कैसे टारगेट किया जाता है और कैसे नाम नहाद जो स्कॉलर्स हैं वो अवाम का, जिस तरह थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, 64% कुल आबादी का हमारे नौजवान नस्ल हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और ये सिलसिला आज से नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल।